Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 31st of March 2022. 31 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स वीक है फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन, आप करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी पीटी सीरीज़ आती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में मैंने रख दी है। दूसरा चीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, ठीक है ना। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक कर दिया करिए, दैट इज़ ऑल वी वांट, ठीक है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। दीज आर द प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप कर सकते हैं। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू वन हॉर्न्ड राइनो, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वन हॉर्न्ड राइनो। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज कैरेक्टराइज्ड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ द ओनली स्पीशीज ऑफ राइनो फाउंड इन इंडिया, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट आपको बताना है कौन निकालता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, विद रेफरेंस टू लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट विल बी सेटअप अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। दूसरा स्टेटमेंट है, इट अंडरटेक्स द मोनेटाइजेशन ऑफ लैंड एसेट्स ओनली, क्या ये केवल लैंड एसेट्स का मोनेटाइजेशन करेगा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। चौथा सवाल है, मटुआ कम्युनिटी वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, आपको बताना है कि कहाँ की प्रिडोमिनेंट कम्युनिटी है। तो दीज आर द फोर क्वेश्चंस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है, तो बहुत ही प्यारा है, विद रेफरेंस टू वन हॉर्न राइनो, आपको जो स्टेटमेंट्स दिए हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, इसको नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत इसलिए क्योंकि इंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, IUCN के वल्नरेबल में आते हैं, मतलब इंडेंजर्ड नहीं आता कुल मिलाकर के, ठीक है ना। अब एक चीज़ याद रखें कि राइनो की टोटल 5 स्पीशीज़ होती हैं। वर्ल्ड वाइड राइनो की जो स्पीशीज़ हैं 5 स्पीशीज़ हैं। एक होता है आपका ब्लैक राइनो, वन इज़ ब्लैक राइनो, उसको लिख लो अगर आप लोग चाहो तो। वन इज़ ब्लैक राइनो, सेकंड इज़ वाइट राइनो, ठीक है ना। तो एक ब्लैक राइनो है, एक वाइट राइनो है, और एक होता है जावन, या जावा वाला, जावा सुमात्रा आता है ना, जावन राइनो। एक होता है आपका सुमात्रन राइनो, जावन और सुमात्रन राइनो हो गया, और एक हो गया ग्रेटर या ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये जो ब्लैक राइनो है ये आपका पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, दीज आर द साउथ अफ्रीकन स्पीशीज। एंड फिर आपका वाइट राइनो है, ये रिसेंटली अभी एम्ब्रियो और इन सब से क्रिएट किए गए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से क्रिएट किए गए हैं वाइट राइनो, ठीक है ना। फिर आपका जावन राइनो जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जावन राइनो इज एक्चुअली क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और सुमात्रन राइनो जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मलेशिया वाले रीजन में थे, ठीक है ना। दे रिसेंटली गॉट एक्सटिंक्ट ओनली, सुमात्रन जो राइनो है। और इंडिया में केवल एक आपका ग्रेटर वन हॉर्न राइनो या राइनोसेरस यूनिकॉर्निस जिसको बोलते हैं, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस, केवल यही पाया जाता है। ओनली द वन ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया। मैंने आपको सारे स्पीशीज बता दिए और बता दिया कि केवल आपका ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ही यहाँ पाया जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आंसर विल बी टू ओनली, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप याद रखिए। आई होप आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट निकालती है। तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक रिपोर्ट आपकी निकालती है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना। तो इसको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, जिसको इरीना बोलते हैं, इरीना उस वो निकालती है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब पहला स्टेटमेंट देखो, कह रहा है कि ये सेटअप किया जाएगा अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस।
तो ये स्टेटमेंट जो है आपका, ये बिल्कुल आई थिंक सही स्टेटमेंट है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, है ना, क्योंकि ये जो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन बनाई जाएगी, इट विल बी सेटअप अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओनली। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, इसको याद, इसको रट लेना, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है, ऐसा पूछता है क्वेश्चन को। तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। दूसरा स्टेटमेंट जो कह रहा है कि केवल लैंड एसेट्स का मोनेटाइजेशन करेगा, ये गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत लैंड या दूसरे जो कोर या नॉन कोर एसेट्स है, कोई भी अनयूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड कोर, नॉन कोर एसेट्स कुछ भी है अगर लैंड के अलावा भी, तो वो नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो है उसको कर सकता है मोनेटाइज। तो ये इसको पावर है, नाम में लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लैंड का करेगा, दूसरे कोर नॉन कोर एसेट्स को भी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। मटुआ कम्युनिटी के बारे में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो अभी बता दूं कि ये स्टेट वेस्ट बंगाल की एससी कम्युनिटी है, मटुआ कम्युनिटी, तो ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। तो दीज वर द 4 क्वेश्चंस, आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड यू लर्न समथिंग, आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। राइनोसोरस वाला जो न्यूज़ आर्टिकल है बहुत ही प्यारा था, उससे क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसमें मैंने आपको जावन बताया था कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और सुमात्रन जो राइनोसोरस है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मलेशिया वाले रीजन में थे अभी। स्टार्ट करते हैं आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको बता दूं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए, व्हाट आर द मेजर प्लाइट ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन इंडिया। क्या मेजर प्लाइट है, क्या मेजर प्रॉब्लम्स है, क्या मेजर चैलेंजेस हैं जो कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इंडिया में फेस करते हैं, आपको इसका आंसर लिखना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, इशूज़, ये हाईलाइट करवाने हैं मुझे आपसे इस क्वेश्चन में, तो आप इसको प्लीज़ करिए। वैरायटी ऑफ थॉट, वैरायटी ऑफ आउटलुक आपको ज़रूर मिल जाएगा। आज एडिटोरियल में भी एक एडिटोरियल इससे रिलेटेड भी है, तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, तो आपको कुछ और आइडिया मिल जाएगा। तो पहले इसको सुन लीजिएगा, फिर आंसर राइटिंग कर लीजिएगा, सुन के ही करिएगा, है ना, ताकि आपको थोड़ा वेराइड, थोड़ा अच्छा आंसर लिखवाएं आप। स्टार्ट करते हैं न्यूज़ एनालिसिस। तो पहली न्यूज़ जो फ्रंट पेज की है, मोदी मूड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो श्रीलंका में मीटिंग हुई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई है बिम्स्टेक की, वो ये है कि बिम्स्टेक ने अपना चार्टर अनवील किया है। बिम्स्टेक हैज़ अनवील्ड इट्स चार्टर। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर आना बहुत इंपॉर्टेंट एक होती है चीज़, क्योंकि उसमें आपका फिर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है कि व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके से आप बेसिकली मतलब काम करेंगे, आपकी वर्किंग क्या रहेगी, क्या क्या चीज़ें आप फुलफिल करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें चार्टर के अंतर्गत रहती हैं। वही चीज़ यहाँ पे बिम्स्टेक ने किया है। बिम्स्टेक हैज़ रिलीज्ड और अनवील्ड इट्स चार्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उसको सभी ने साइन किया, एंड दिस विल बी द चार्टर फॉर द लिटोरल कंट्रीज ऑफ द बे ऑफ बंगाल। लेकिन कल मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी कि सारी लिटोरल कंट्रीज बे ऑफ बंगाल की मेंबर नहीं है बिम्स्टेक की। कल हमने आपको दिखाया था ना कि जो मलेशिया वाला रीजन है और इंडोनेशिया वाला रीजन है वो भी लिटोरल में आता है, लेकिन दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। तो ये अगर यूपीएससी पूछे तो वहाँ पर आप थोड़ा सा अपने कान खड़े रखना, आपको ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि केवल कुछ ही जो लिटोरल कंट्रीज हैं वो सारी नहीं है, मतलब इंडोनेशिया मलेशिया को नहीं किया गया, तो ये एक्सेप्शन भी याद रखना, ठीक है ना। और द बिम्स्टेक हैज़ अडॉप्टेड दिस चार्टर, तो ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इस एस्पेक्ट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हुई है, बिम्स्टेक ने अपना चार्टर कर लिया है, तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। एंड चार्टर ने बेसिकली बताया कि चार्टर ने ये बताया कि किस तरीके से जो कंक्रीट गोल्स हैं, व्हाट विल बी द कंक्रीट गोल्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अंडर द चार्टर द मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू मीट वंस एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में एक बार मिलना है चार्टर। अब देखो चार्टर आ जाने से ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। पहले मन से होता था कि बात की, फ़ोन किया, फिर मिले, फिर ये किए, अब ये मैंडेटरी है कि हर 2 साल में एक बार मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। अब आपने बता दिया कि भाई गोल्स क्या क्या है, आपने बता दिया कि आपका ओरिएंटेशन किस तरफ रहेगा ना, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि 2 हमको चीज़ें चाहिए अभी बिम्स्टेक मेंबर्स के अंतर्गत। एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का आइडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मूट किया है कि द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक शुड बी बाइंड इन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बाइंड होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि एक कोस्टल शिपिंग का इकोसिस्टम
सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्टल ग्रिड का क्यों बोला उन्होंने, अब ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जो बे ऑफ बंगाल रीजन है वो पूरा मतलब वाटर बॉडी है, मैरीटाइम रीजन है। अब मैरीटाइम रीजन है अगर, तो कोस्टल कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। ये तो कोस्टल मैरीटाइम जो उसकी बात उन्होंने की, इसलिए कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम की बात की है कि ताकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री और इस पूरे बे ऑफ बंगाल रीजन में भी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो कोस्टल कनेक्टिविटी, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी, ये बहुत पहले से इंडिया में तो चल ही रहा है। जैसे हम ग्रिड प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रिड कनेक्टिविटी चल रही है, उसी तरीके से हम बिम्स्टेक कंट्रीज के बीच में भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी की बात आइडिया आया है। नाउ दिस आइडिया हैज बीन पिच्ड बिटवीन ऑल दिस कंट्रीज, ताकि जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इन्हांस किया जा सके। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पिलर है ओवरऑल इस पूरे रीजन का, वो इंडिया के हाथ में रहेगा। इंडिया विल बी द सिक्योरिटी पिलर ऑफ द बिम्स्टेक, है ना, सिक्योरिटी पिलर इंडिया रहेगा बिम्स्टेक का। और क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इन सारी कंट्रीज में सबसे बड़ी जो कंट्री है वो इंडिया ही है, और इंडिया के पास ही मसल पावर है, इंडिया के पास इतना पावर है कि वो मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में इस रीजन को में आ सके, है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है ना। चार्टर जो आ गया है, तो अब चार्टर आने से बिम्स्टेक के पास एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। बिम्स्टेक हैज़ गॉट अ इंटरनेशनल पर्सनैलिटी नाउ, एंड दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। That is the first thing which we understood about this today's newspaper. आगे मूव करते हैं थोड़ा नीचे से। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल आए, एक दो तो बहुत ही प्यारे आर्टिकल है, मतलब कि वो आंसू ला देने वाले आर्टिकल नहीं बताता मैं आप लोगों को कई बार कि आंसू ला देने वाला आर्टिकल था, वैसे आर्टिकल भी आए हैं आज। तो एक है CCI, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक एक्ट के थ्रू आया था, इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब एक्ट इसका कब आया था मैं बता दूं, कंपटीशन कमीशन एक्ट आया था 2002 में। 2002 में कंपटीशन कमीशन एक्ट आया था, जिसके बेसिस पे 2003 में एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन इस बॉडी ने अपना काम शुरू कब से किया, फॉर्मली अपना काम शुरू किया 2009 से। तो ये 3 डेट्स याद रखना, 2002 में कंपटीशन कमीशन एक्ट आया, 2003 में ये बॉडी का काम शुरू हुआ, बन गई लगभग, और 2009 में इसका जो फुल फंक्शनिंग जो शुरू हुआ वो 2009 से शुरू हुआ, फॉर्मली जो इसका काम शुरू हुआ, ठीक है ना। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या काम करता है, बेसिकली ये काम वो करता है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, काम क्या करता है, काम ये करता है कि जो कंपटीशन का इकोसिस्टम है देश में उसको मेंटेन करना, इसका काम है। मतलब ये देखता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉरपोरेशन ऐसा ना हो कि वो कंपटीशन के एटमॉस्फेयर को ख़त्म करे, या फिर वो इस तरीके से काम करे जो दूसरों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना प्रोवाइड करे। सारी ऑर्गेनाइजेशन को, सारे कॉम्पिटिटर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना इसका काम है, ठीक है ना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। एक्चुअली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले भी इंडिया में इसको मोनोपोली को रोकने के लिए, मोनोपोली को स्टॉप करना है ना, कुल अगर एक प्लेयर अपना ना मोनोपोली चलाए, इस कारण से ही तो CCI आया। इसके पहले भी एक बॉडी थी जिसको मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस बोलते थे। मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस मतलब कि MRTP जिसको बोलते थे। तो इस बॉडी के पहले जो एक्ट था वो मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एक्ट था, जिसमें ये देखा जाता था कि मोनोपोली कोई कॉरपोरेशन ना कर ले और ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट ना करे, ठीक है ना। दैट इज अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये इंडिया की एंटी ट्रस्ट एजेंसी है CCI, याद रखिएगा आप लोग, ये सारे टर्म्स याद रखिएगा, जो ईयर्स मैंने बताए वो याद रखिएगा। अगला है स्मॉल सेविंग रेट्स अनलाइकली टू बी रेज्ड फॉर द कमिंग क्वार्टर। तो अब स्मॉल सेविंग जो रेट्स हैं वो अगले क्वार्टर में भी मतलब रिव्यू तो होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ेंगे नहीं। हर क्वार्टर में रिव्यू होते हैं, ऐसे याद रखिएगा, स्मॉल सेविंग के रेट जो हर क्वार्टर में ही रिव्यू होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। बेसिकली स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडिविजुअल्स को उनके फाइनेंशियल गोल्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बेसिकली हाउस होल्ड्स के लिए है, हाउस होल्ड्स के लिए है, और ये उनके लिए है जो अपने गोल्स को धीरे धीरे टाइम पीरियड में पूरा करना चाहते हैं। तो दे आर बेसिकली अ मेजर सोर्स ऑफ हाउस होल्ड सेविंग्स इन इंडिया, ठीक है ना। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका नेशनल स्मॉल, या आपका स्मॉल सेविंग जो क्लासीफाई होता है वो 3 हेड्स में क्लासीफाई होता है, याद रखिएगा। स्मॉल सेविंग आपका क्लासिफिकेशन जो होता है वो 3 हेड्स में क्लासिफिकेशन होता है। दीज 3 हेड्स आर, फर्स्ट इज द पोस्टल डिपॉजिट, पहला है पोस्टल डिपॉजिट्स। इसके अंतर्गत जो आप पोस्ट ऑफिस में अलग अलग उसमें सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये सारा जो करते हैं ना, जिसकी मैच्योरिटी होती है उस टाइम पीरियड में, तो इसको बोलते हैं पोस्टल डिपॉजिट। पोस्टल डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग अकाउंट्स होते हैं
रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, आरडी जिसको हम बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो पोस्टल डिपॉजिट्स में आती हैं। दूसरा होता है सेविंग सर्टिफिकेट्स। सेविंग सर्टिफिकेट्स में नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, ये सारी चीज़ें सेविंग सर्टिफिकेट्स में आती है। जैसे किसान ने कहीं पैसा दिया तो उसको एक लेटर बना के दे दिया जाता है, जिसको बोलते हैं किसान विकास पत्र, ठीक है। तो उसके बेसिस पे फिर बाद में जब वो उसको लौटाता है तो उसमें कुछ परसेंटेज लिखा रहता है और उसके बेसिस उसको पैसा मिल जाता है। अगला है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तीसरा हेड जो है वो, उसके अंदर जैसे सुकन्या समृद्धि आ गई, पीपीएफ स्कीम आ गई, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आ गई। तो ये सारी आती हैं आपके किसके अंतर्गत, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज 3 हेड्स। तो नेशनल जो स्मॉल सेविंग्स है वो 3 हेड्स में होती है, पोस्टल डिपॉजिट जिसके अंतर्गत करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये सब हो गया। देन सेविंग सर्टिफिकेट जिसके अंदर आपका नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र आ गया। फिर सोशल सिक्योरिटी स्कीम जिसके अंदर सुकन्या समृद्धि योजना, प्रोविडेंट फंड और आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये सारी चीज़ आ गई। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका स्मॉल सेविंग्स हो गया। इसके क्वार्टरली बेसिस पे इसका जो रेट है वो डिसाइड होता है, ठीक है। रशियन यूएस आईएसएस स्पेस ट्रेवलर्स रिटर्न टू अर्थ। अब यहाँ पे रशिया के और यूएस के जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ट्रेवलर्स थे वो अर्थ पे आ गए हैं आफ्टर 355 रिकॉर्ड डे। जो यूएस एस्ट्रोनॉट है उन्होंने 355 दिनों के बाद इंडिया बोल रहा हूँ मैं, अर्थ पे वापस आए हैं। सो दैट इज़ अ थिंग विच हैज़ हैपेंड। एंड आईएसएस जो है 2031 तक और काम करेगा, 2031 के बाद उसको हटाने की बात चल रही है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि आईएसएस जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो 2031 तक उसको चलने की बात है, और 2031 के बाद उसको नासा जो है वो उसको मतलब डिक्लासीफाई करने वाला है, वहाँ से हटाने वाला। हटेगा तो कहाँ करेगा वो गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा बेसिकली, वो गिर जाएगा आपका पैसिफिक ओशन में। ऐसा कहा जा रहा है कि पैसिफिक ओशन में वो गिरने वाला है, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं मैं इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ना वो केवल नासा का नहीं है, ये मत सोचिएगा कि केवल नासा का है। नासा का तो है ही है, उसके साथ साथ वो आपका रॉस्कोमॉस यानी रशिया का भी उसमें योगदान है, उसमें जापान का जो जाक्सा है उसका भी योगदान है, जाक्सा का भी योगदान है, ठीक है ना। उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का भी इसमें योगदान है, और इसके अलावा उसमें कैनेडियन स्पेस एजेंसी सीएसए का भी योगदान है। तो नासा, रॉस्कोमॉस रशिया, जाक्सा जापान, ईएसए आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी सीएसए जो है, इन सब का योगदान है, तब जाके आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो काम करता है। ऐसा नहीं कि उसमें केवल किसी एक का योगदान है और किसी एक के कारण बना है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। और बाकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आपको याद रखना है कि मैंने जैसे बताया कि 2031 तक वो और काम करेगा, उसके बाद फिर वो काम करना बंद कर देगा। ये बेसिक फैक्ट याद रखना है आपको। और इसके अलावा 1998 में जो था वो पहला मॉड्यूल इसका गया था, तब इसका रशिया ने जरिया नाम का मॉड्यूल था, ZARYA जरिया मॉड्यूल, वो गया था 1998 में। 1998 में इसका पहला मॉड्यूल गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, 1998 में गया था, और ये इसका क्या बोलते हैं, जरिया मॉड्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, है ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। 4 गवर्नमेंट रन फिल्म यूनिट्स मर्ज्ड विद एनएफडीसी। अब 4 जो गवर्नमेंट रन फिल्म यूनिट्स हैं वो एनएफडीसी यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत 4 जो अलग अलग यूनिट्स हैं आपके फिल्म से रिलेटेड, उसको मर्ज किया जाएगा, ठीक है ना। ये गवर्नमेंट रन ही है, 4 यूनिट्स, ये चारों गवर्नमेंट रन ही थी, और अब ये एनएफडीसी के अंतर्गत आ जाएंगी। अब कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो मर्ज हो रही है, मैं आपको एक एक करके नाम बता दूं। पहले तो वो नाम लिख लो आप लोग। पहला है फिल्म डिवीजन्स, फिल्म डिवीजन्स है, फर्स्ट इज फिल्म डिवीजन्स। दूसरा है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है। थर्ड इज नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ इज चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। पहला कौन सा है, फिल्म डिवीजन। सेकंड है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। थर्ड है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। एंड फोर्थ है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। चारों के अलग अलग काम है, किसके अंतर्गत मर्ज होंगे,
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जैसे ही आप इनको मर्ज करोगे तो इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और दूसरा मैन पावर का जो डबलिंग और वेस्टेज हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट वो नहीं होगा, आप उनको सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। तो इसलिए ये इन्होंने ऐसा किया है। अब देखो, जो आपका जो शॉर्ट फिल्म्स और ये सब काम करता है ना, वो फिल्म डिवीज़न करता है। शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड काम आपका फिल्म डिवीज़न करता है, तो वो काम अब कौन देखेगा? वो आपका एनएफडीसी देखेगा, वो काम भी एनएफडीसी देखेगा। फिर डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स जो है, ऑलरेडी जो इतने फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं ना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, गोवा फिल्म फेस्टिवल, ये सारे अब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके एनएफडीसी के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा जो आपका चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी है, वो चिल्ड्रंस रिलेटेड फिल्म्स और ये सारी जो बनाते हैं, वो पूरा डिवीज़न ऑफ एनएफडीसी के अंदर आएगा। और नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो स्टोरेज और जो आर्काइव्स बनाए गए हैं, वो भी इनके अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ अब इनके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, एनएफडीसी जो रहेगा एक सिंगल मैनेजमेंट के रूप में काम करेगा, और इससे जो आपका ओवरलैप हो रहा था इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, वो खत्म हो जाएगा, और जो मैन पावर का वेस्टेज है वो खत्म हो जाएगा, सबसे बेहतर। अच्छा, जो आपका फिल्म डिवीज़न है ना, वो क्या काम करता था? पहले डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था। डॉक्यूमेंट्रीज जो बनाने का काम है वो फिल्म डिवीज़न का काम है। क्या है? डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का। मैंने ऊपर शायद शॉर्ट फिल्म बोल दिया था। डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का जो काम है वो फिल्म डिवीज़न का काम है, और वो काम अब नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है कि एनएफडीसी करेगा। ठीक है ना, नेशनल फिल्म एनएफडीसी जो है वो करेगा। ठीक है ना, और 1 अप्रैल से ही काम शुरू हो जाएगा। फिल्म डिवीज़न का पूरा काम करेगा, जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं उनका काम एनएफडीसी करेगा। इसके अलावा मैंने आपको जैसे इसमें देखो लिखा भी है, फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गोवा फिल्म फेस्टिवल, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये सारे एनएफडीसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना, और जो प्रिजर्वेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ऑडियो वीडियो प्रिजर्वेशन जो फिल्म से रिलेटेड हैं, वो पहले फिल्म आर्काइव्स करता था, अब वो अगेन एनएफडीसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये याद रखिएगा। अगला एक टॉपिक है नॉट फॉर बिल टू अमेंड द एससी लिस्ट। अब यहाँ पे एससी लिस्ट को अमेंड करने की परमिशन मिल गई है, और ये जो एससी लिस्ट है किस स्टेट की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं झारखंड स्टेट की। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट एक कम्युनिटी का नाम आया है, वो आप ये लोग लिख लीजिए, भोक्ता कास्ट। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जो बिल है वो है टू रिमूव द भोक्ता कास्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है ना, तो भोक्ता कास्ट को रिमूव करना है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो ये झारखंड में है, झारखंड की कास्ट है, इसको याद रखेगा। इसके अलावा कुछ और नाम थे, देशवारी, गंझू, याद रखेगा, दौतलबंदी और पटबंदी, राउत, माझिया, खायरी एंड तमरिया एंड पूरन कम्युनिटी, इन सबको एसटी लिस्ट में डालने का बात चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, इन कैटेगरी, इन कम्युनिटीज़ को। देशवारी, गंझू, दौतलबंदी हो गया, और द्वालबंदी भी इनको कहा जाता है। देन पटबंदी, राउत, मझिया, खायरी, तमरिया और पूरन। ठीक है ना, तो इन कम्युनिटीज़ को आप लोग याद रखिएगा। फिर से एक बार नाम बता दूं, भोक्ता कास्ट जो है शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट से उसको हटाने का काम चल रहा है। भोक्ता कास्ट आपकी झारखंड की कास्ट रहेगी, और दूसरा आपका कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं उनको एसटी में डालने की बात चल रही है, उनका नाम है देशवारी, गंझू, दौतलबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया, खायरी, तमरिया और पूरन कम्युनिटी जो है, इनको एसटी कम्युनिटी में डालने की बात चल रही है। ये सारी आपकी कहाँ की हैं? ये सारी आपकी हैं दे आर फ्रॉम द झारखंड ओनली। तो इसको आप याद रखिएगा, दे आर फ्रॉम द झारखंड ओनली। अगला जो न्यूज़ है वो हम उसकी तरफ आते हैं। तो अगले न्यूज़ की तरफ आते हैं, यहाँ पे डेविएंसी एम्पलीफिकेशन। नाउ दिस इज अनदर वेरी गुड टॉपिक, जो कि मैं आपको बता रहा था ना, आंसू ला देने वाला टॉपिक है। कुछ नई चीज़ें पता चलती है तो उनको सीखने में मज़ा आता है ना, जैसे। तो डेविएंसी एम्पलीफिकेशन एक थ्योरी है जो कि सोसाइटी के डेविएंस को और उसको एम्पलीफाई करने के बारे में बताता है कि किस तरीके से सोसाइटी में डेविएंस एम्पलीफाई होता है। ये थ्योरी दी थी लेस्ली टी विल्किंस ने। किसने दी थी? लेस्ली टी विल्किंस ने ये थ्योरी दी थी। एंड
उनकी किताब आई थी 1967 में, सोशल डेवियंस। 1967 में उनकी किताब आई थी सोशल डेवियंस नाम की, जिसको उन्होंने लेस्ली टी विल्किंस ने दिया था। इसको बोलते हैं सोशल डेवियंस में डेविएशन एम्प्लीफिकेशन थ्योरी, डेविएशन एम्प्लीफिकेशन थ्योरी। अब सबसे पहले तो आपको डेवियंस का मतलब बता दूं। देखो, डेवियंस का मतलब है कि जब आप सोसाइटी के द्वारा या लॉज के द्वारा बनाए गए नियमों को या सोसाइटी के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स को, नियमों को फॉलो नहीं करते हो, उसका अगेंस्ट जाते हो, तो उसको हम बोलते हैं डेवियंस इन द सोसाइटी। मान लो सपोज करो आपने गोली चला दी। गोली चलाना, अब देखो सोसाइटी के नियमों में तो नहीं है कि गोली चलाते हैं लोग ऐसे सोसाइटी में लोगों के ऊपर। तो अगर आप गोली चला रहे हो या वायलेंस कर रहे हो तो आप फिर सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो आप डेविएंट हो जाओगे। एंड व्हाट यू आर डूइंग इज द डेवियंस फ्रॉम द सोसाइटी, तो इसको डेवियंस बोलते हैं। अब देखो, ऑथर ने ये कहा है कि जो लेस्ली टी विल्किंस थे, उनका ये कहना था कि ये जो डेवियंस है, ये पुलिस कंट्रोल या ओवर रिएक्शन जब होता है, या पुलिस कंट्रोल या मीडिया के कारण या पॉपुलर स्टीरियोटाइप्स के कारण ये डेवियंस एम्प्लीफाई हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। लेस्ली टी विल्किंस ने कहा था कि ये जो सोसाइटी में डेवियंस है, डेवियंस क्या है मैंने आपको बता दिया ना, कि जब आप सोसाइटी के स्टैब्लिश्ड रूल्स के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट काम करते हो तो वो डेवियंस कहलाता है। तो उन्होंने यही कहा था कि जो आप इस तरीके से काम करते हो तो ये डेवियंस होता है। और अगर पुलिस कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, ये डेवियंस होता क्यों है? ये होता है पुलिस कंट्रोल, ओवर रिएक्शन, लेबलिंग, मास मीडिया एंड पॉपुलर रिएक्शंस टू डेविएंट स्टीरियोटाइप्स। जो स्टीरियोटाइप्स है या ओवर या लेबलिंग, इन सारी चीज़ों के कारण होता है। सबसे बेहतरीन जो इसमें एग्जाम्पल है ऑथर ने दिया है, वो दिया जैसे अफ्रीकन अमेरिकन नेबरहुड्स में कई बार जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे जब अगर सपोज करो फायरिंग हो गई या कहीं गोली चल गई, तो क्या करेंगे, वहाँ की मीडिया इतना हाइप क्रिएट कर देगी कि ये जो कम्युनिटी है ना, और वहाँ पे रेशियल उसमें चले जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट स्टीरियोटाइपिंग इट, दे विल स्टार्ट लेवलिंग देम एंड ऑल। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, तो ये सारी चीज़ें फिर सर्कल बैक करती हैं और उनकी पूरी फैमिली को इफेक्ट करती है, और ये और ज़्यादा बढ़ने लगता है फिर, है ना। उनके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाती है कि यार हम तो ऐसे ही हैं, हम यही लोग हैं, है ना, वी आर बाउंड टू डू दिस। एंड इसी तरीके से मीडिया, और वहीं पे अगर इन कंट्रास्ट देखो लिखा हुआ, इन कंट्रास्ट अगर कोई वाइट स्टूडेंट वहाँ पे शूटिंग कर दे या कर दे, तो वहाँ पे उसको डाउन प्ले किया जाता है, थोड़ा उसको दबाया जाता है, उस बात को इतना ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाता, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने बोला जैसे कि सपोज करो जैसे एडोलसेंट हो गए, एडोलसेंट जो बच्चे हैं, सपोज करो अगर उन्होंने सोसाइटी में कुछ गड़बड़ किया तो उसका सोसाइटी में पूरा पैरानोइया जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और आजकल तो और ज़्यादा हो गया है, जैसे कि अंकल आंटी चाचा चाची और ज़्यादा क्रिएट करते हैं। ऐसे में फैमिली मेम्बर्स क्या करेंगे, पेरेंट्स क्या करेंगे, और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखेंगे। जब वो रिस्ट्रिक्शंस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो और ज़्यादा प्रोवोक करेंगे, है ना। ड्रग्स और इन सब के केस में हमने कितनी बार देखा कि जितना आप उनको पनिश करोगे, जितना आप उनको प्रोवोक करोगे, वो उतना ज़्यादा उसकी तरफ और बढ़ने लगते हैं। तो इसको डेविएंस एम्प्लीफिकेशन थ्योरी ऑफ टी विल्किंस कहा जाता है। इसी के अंदर का तो उन्होंने लेबलिंग थ्योरी भी दी थी, जिन्होंने उसने कहा था कि स्टीरियोटाइप्स और डिस्क्रिमिनेशन के कारण लोग लेबलिंग करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट लेबलिंग। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो चार लोग ग्रुप में खेल रहे, चार बच्चे ग्रुप में खेल रहे हैं। अगर वो बच्चे फटे पुराने कपड़े पहन के ग्रुप में खेल रहे हैं, वो आपके पास आकर के आपकी एक बिस्किट ले लें या कुछ ऐसा कर दें, आपके बच्चे की बिस्किट ले लें थोड़ी बहुत, तो आप उनको डांटोगे, मार भी सकते, हो सकता है डांटोगे, मारोगे और उनको ऐसे बोलोगे चोर और इस तरीके से चीज़ें बोलोगे। इंडिया में यही होता है ना भाई, लोग कपड़े देख करके और इसको देख करके बात करते हैं, छूना भी पसंद नहीं करते, दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ तो रियलिटी है ना, रियलिटी तो फेस करना चाहिए। इसके अलावा अगर वहीं कोई बच्चा बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे कपड़े पहन के बैठा है और आकर के उसने सेम यही चीज़ की, तो उसको फिर आप उस तरीके से ट्रीट नहीं करोगे। तो इंडिया में तो यही चलता है, लोग कपड़े देख करके, स्टैंडर्ड देख करके ट्रीट करते हैं, स्टीरियोटाइप बना लेते हैं दिमाग में, डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे लेबलिंग शुरू हो जाती है। पहले केस में हमने देखा कि उसको लेबल कर दिया गया, कह रहे यार तुम लोग ऐसे ही होते हो, तुम लोग ऐसे इसी तरीके से काम करते हो, और दूसरे केस में वो लेबलिंग नहीं हुई। तो वही ऑथर ने बोला कि ये लेबलिंग सबसे बड़ा रीज़न है जो डेविएंसी क्रिएट करता है। इसलिए पहले तरीके के जो बच्चे, फिर बाद में उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्रिमिनल माइंडसेट हो जाए, क्योंकि उन्होंने बचपन से इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखा है। व्हाट एल्स दे विल डू।
कुछ लोग इसका क्रिटिक ज़रूर करते हैं, जैसे उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि वो ऑलरेडी ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जिस कारण से वो मतलब ये काम हो रहा हो, है ना। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में यही मतलब यही रीज़न हो। तो दैट इज़ व्हाट दे हैव सेड, यही उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसका क्रिटिक करते हैं कि भाई कुछ लोग जेल से भी आते, जैसे मान लो जेल से आने के बाद भी एम्पलीफाई हो जाता है ये कैरेक्टर, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि जेल में जो वो एक्सपोजर होता है मिलता है, उस कारण से वो बढ़ जाता है, एम्पलीफिकेशन होता है। तो दैट इज़ ऑल द थिंग। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ कहा है कि फेसबुक जो है वो अब काफ़ी नाम ऐसे भी फेसबुक का ख़राब हो चुका है कि भैया पॉलिटिकल मेडलिंग करता है, इलेक्शन में कैंपेनिंग करता है, फेक न्यूज़ को नहीं हटाता है। तो अब फेसबुक कुछ स्टेप्स उठा रहा है। मेटा के नाम से उन्होंने जो खोला उसमें कुछ उन्होंने कहा है कि नाउ दे विल स्टार्ट डूइंग समथिंग, ताकि जो फेक न्यूज़ है, फेक अकाउंट्स है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो कुल मिला यही सारी चीज़ें। पहला उन्होंने कहा कि दे विल रिमूव द कंटेंट या डिमोट द कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो कि इलेक्शन में अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी को दे सकता है उसको रिमूव किया जाएगा। दूसरा उन्होंने बोला कि जो मतलब कि जो इनऑथेंटिक बिहेवियर है, या फिर जो कहना चाहिए कि जो फेक अकाउंट्स हैं जो अलग से अपना वो प्रोग्राम रन करते हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा। एआई की मदद से फेक अकाउंट्स को एनालाइज करने की कोशिश की जाएगी और उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा फेसबुक अपनी रेलिवेंसी को बनाए रखेगा, अपने वायरलिटी को बनाए रखने के लिए वो उन्होंने कहा है कि वो किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के अकॉर्डिंग उसको ट्वीक नहीं करते हैं कोड्स को, और लोगों को वही सजेशंस दिखते हैं जिस प्रकार की वो चॉइसेस करते हैं, जिस प्रकार के पेजेस को वो फॉलो करेंगे, जिस प्रकार के ग्रुप्स को वो फॉलो करेंगे, ग्रुप्स का मेंबर बनेंगे, उसी तरीके का कंटेंट उनके सामने आएगा। तो ये यूज़र्स के ऊपर भी होता है कि वो किस तरीके का ग्रुप, किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं। उसी तरीके के लोगों के साथ, उसी तरीके के ग्रुप्स के साथ, उसी तरीके के पेजेस के साथ अगर वो कोऑर्डिनेट करेंगे तो उनको वही कंटेंट दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई है फेसबुक के रिगार्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे असम मेघालय का जो बाउंड्री डिस्प्यूट है वो अभी 12 में से 6 सेक्टर्स जो थे, 12 में से 6 सेक्टर्स जो थे उनमें सॉल्व कर दिया गया है। ये 6 सेक्टर्स कौन कौन से थे आप सबको मैंने कल भी बताया था, फिर बताता हूँ। ताराबारी, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, देन खानापारा एंड राताचेरा, दीज आर द 6 रीजन्स जिसमें कि रिजॉल्व फर्स्ट फेज में हुआ है डिस्प्यूट। और ये डिस्प्यूट स्टार्ट कब हुआ था? जब मेघालय को असम से हटाया गया था। मतलब ऑब्वियस सी बात, आपको पता होगा कि मेघालय जो स्टेट है वो असम से कार्व आउट किया गया था एज अ ऑटोनॉमस स्टेट इन 1970, और फुल फ्लेजेड स्टेट वो बना 1972 में, ठीक है ना। तो मेघालय को कार्व आउट किया गया असम से ऑटोनॉमस स्टेट के रूप में 1970 में, और वो फुल फ्लेजेड स्टेट बना 1972 में। जब ये स्टेट बना इसके बाद मेघालयन जो गवर्नमेंट थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया इसको एक्सेप्ट करना, है ना। दिस क्रिएशन वाज मतलब रिजेक्टेड, क्योंकि उनके कुछ रीजंस थे, मेजर रीजंस थे उनकी कम्युनिटी के, जहां वो चाहते थे, है ना। और ये जो हुआ था ये फॉलो हुआ था रिकमेंडेशन ऑफ अ 1951 कमेटी। उस समय मेघालय की बाउंड्री डिफाइन हुई थी 1951 की कमेटी द्वारा, जिसको कि एक्सेप्ट नहीं किया था मेघालय ने पूरी तरीके से, है ना। एंड मेघालय ने कंटेस्ट किया उस ट्रांसफ़र को और कहा कि भाई हमारी जो मेजर रीजन्स हैं, हमारे कुछ चीफ ट्राइबल रीजन्स हैं जो रह गए हैं उस रीजन में, वो भी हमको चाहिए। तो 12 सेक्टर्स में पूरी बातचीत होने के बाद 12 सेक्टर्स ऐसे निकल के आए जो कि डिस्प्यूटेड सेक्टर्स थे, जो क्लेम जिसमें किया जा रहा था। अब उनमें से 6 सेक्टर्स में, यानी कि 36.79 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का जो एरिया है उसमें जो है ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किया गया। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट इज़ अ गुड स्टार्ट एटलीस्ट टू से। रेस टू द बॉटम फॉर गिग वर्कर्स। अब यहाँ पे एडिटोरियल जो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं गिग वर्कर्स के लिए कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि जो अभी रिसेंटली जोमेटो ने अनाउंस कर दिया, जोमेटो ने क्या अनाउंस किया कि भैया अब हम डिलीवरी कराएंगे, 10 मिनट में डिलीवरी कराएंगे, ठीक है ना। तो ये इनोवेशन के चक्कर में जो ये डिलीवरी वर्कर्स हैं और जो बेचारे ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, इनके साथ जो एक तरीके से शोषण हो रहा है, जो इनका जो ऑपरेशन हो रहा है, उसके बारे में ऑथर ने लिखा है कि इनके पास बचता क्या। आप देखो ना, एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में आप पूरा का पूरा जो रैथ है वो किसके ऊपर छोड़ रहे हो? वो पूरा का पूरा आप डिलीवरी पार्टनर के ऊपर। ये डिलीवरी पार्टनर तो एक अच्छा एफेमिस्टिक वर्ड है, मतलब वो कहने है तो बेचारे एक तरीके से डेली वेज वर्कर, एक तरीके से वो डेली वेज वर्कर है, लेकिन हाँ एफेमिस्टिकली अगर आप बोलना चाहो तो आप उनको डिलीवरी पार्टनर एंड योर एंजल गार्डियन, योर सेंटा क्लॉज, जो बोलना आप बोलो, लेकिन कुल मिलाकर के है बेचारा वो क्या, एक डेली वेज वर्कर। तो वही चीज़ ऑथर ने बोली कि इसमें जो अच्छा
अच्छे अच्छे शब्दों में लपेट करके चाशनी में डुबो करके उनको बोला जाता है डिलीवरी पार्टनर, योर एंजल, योर फूड एंजल, योर ये वो ये फलाना ढिमकाना। ये सब सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर उनको 100 रुपये मिल रहा है तो उनके पास केवल 40 रुपये बच रहा है, 60 रुपये वो अपने पेट्रोल डीजल इन सब में लगा दे रहे हैं। तो ऑथर ने यही बोला कि इनके पास कुछ बच नहीं रहा। 10 मिनट की डिलीवरी में आप इनकी जान जोखिम में और डाल रहे हो। ये सारे पॉइंट्स लिखते जाओ। क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया, मैं एक बार समराइज कर दूं। पहला पॉइंट तो ये है कि दे विल बी लेफ्ट एट दी रैथ ऑफ द कस्टमर्स, क्योंकि भैया अगर 10 मिनट से लेट हुआ, सपोज करो 10 से 15 मिनट्स हो गए, तो कौन डांटेगा इनको? इनको डांटेंगे कस्टमर, डांटेंगे भैया 10 मिनट की डिलीवरी। बोलते हैं कस्टमर, कस्टमर कौन से अच्छे होते हैं? वो भी तो ये कहते हैं भैया आपने तो 10 मिनट बोला था, आप तो 20 मिनट में आए, हम भूखे थे, ये थे वो थे। दूसरा, सपोज करो इनके पास कॉस्ट, जो इनका कॉस्ट रिडक्शन है वो नहीं हो रहा। ये अपना पेट्रोल लगा करके आपके पास आते हैं, इनको पेट्रोल नहीं प्रोवाइड किया जाता, इनको डीजल नहीं प्रोवाइड किया, तो इनके पास बचता नहीं है। इनको मोबाइल मेंटेन करना है, इनको पेट्रोल मेंटेन करना है, इनको चलना है इतना। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इनका है कि 10 मिनट की डिलीवरी मतलब फास्ट ड्राइविंग। फास्ट ड्राइविंग मतलब कि इनके ऑलरेडी रिस्क में रहेगा सब कुछ। तो रिस्क एक बहुत बड़ा है कि रोड एक्सीडेंट का, इन सब का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक और रिस्क से ही एसोसिएटेड एक पॉइंट है कि ऐसा जो सर्वे किया गया इसमें पता चला कि एक डिलीवरी जो पार्टनर है या फिर जो डिलीवरी एजेंट होता है वो लगभग 190 किलोमीटर गाड़ी डेली चलाता है। 190 सिटी में 190 किलोमीटर गाड़ी, वो भी अब केवल 10 मिनट में डिलीवरी करनी। मतलब ये सारे किलोमीटर्स अब और बढ़ने वाले हैं, प्लस ये सारा मतलब ट्रेवलिंग टाइम और बढ़ने वाला है, मतलब और ट्रेवलिंग डिस्टेंस बढ़ने वाला है। और ये डिलीवरी पार्टनर लगभग 12 से 13 घंटे एक दिन में काम करते हैं, मतलब रेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनको और ज़्यादा करनी पड़ेंगी, एंड दैट विल बी मतलब कि वेरी हार्ड फॉर देम, है ना। ये दैट विल बी वेरी हार्ड फॉर देम। तो ये सब सोचने की ज़रूरत है। एंड आप तो चलो, जो गोयल जी हैं वो तो उन्होंने कह दिया जोमेटो में कि हम भैया इनिशिएटिव है हमारा, इनोवेशन कर रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें आपने कर तो दी, लेकिन इनोवेशन के चक्कर में किसी एक पूरे मतलब वर्कर ग्रुप का नुकसान मत करिए, उनका बेनिफिट भी देखिए पहले, है ना। A parliamentary bill that ICAI needs to take note of। अब यहाँ पे एक बिल प्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है आपका जो कि जिसका नाम क्या है, पहले नाम बता दूं आपको। नाम है इसका इसका नाम नहीं दिया क्या? यहाँ पे दिया यहाँ पे 2021 का बिल है जिसको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो एक्ट आया था 1949 में, उसको अमेंड करने के लिए आया है। दिस बिल इज देयर टू अमेंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ 1949। इसके अलावा एक कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है 1980 का, याद रखिएगा। दीज आर सम ऑफ द एक्ट जिनको ये रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, अमेंड करने की कोशिश कर रहा है। जो बिल है वो अमेंड करने की कोशिश कर रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट ऑफ 1949, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959। ये दो एक्ट 1959, एक 59 का एक 49 का है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 का है, सॉरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 का है, एंड द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 का है। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 का। ये 3 एक्ट याद रख लो। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959, कंपनीज सेक्रेटरी एक्ट 1980, ठीक है ना। अब ये 3 एक्ट्स को अमेंड करना चाहता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता दूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज, जो ये तीनों बेसिकली ये अमेंडमेंट बिल है। बिल का नाम यही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल। इट सीक्स टू अपॉइंट नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत इन्होंने नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉन कॉस्ट अकाउंटेंट एंड नॉन कंपनी सेक्रेटरी, they will be heading or they will be the presiding officer of the disciplinary committee of the respective institutes। इन institutes के जो disciplinary committees हैं उनका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉन कॉस्ट अकाउंटेंट एंड नॉन कंपनी सेक्रेटरी रहेगा। दैट इज द फर्स्ट मेजर चेंज दे वांट टू डू। याद रखिएगा इस बिल का नाम क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज अमेंडमेंट बिल 2022। और ये बेसिकली आपका
2021 है वैसे ये, क्योंकि दिसंबर में आ गया था. नाउ इट सीक्स टू अपॉइंट नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉन कॉस्ट अकाउंटेंट एंड नॉन कंपनी सेक्रेटरी. मतलब कि जो इन इंस्टीट्यूट्स के, जो ICAI इंस्टीट्यूट है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो हो गया, या आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया, या फिर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं. ICAI भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, और इसके अलावा ICWAI, ICSI जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बोलते हैं. इन सभी में जो डिसिप्लिनरी कम्युनिटी है उसका हेड एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक नॉन कॉस्ट अकाउंटेंट और एक नॉन कंपनी सेक्रेटरी रहेगा. ठीक है ना. ये चेंज मतलब सजेस्ट किया गया है. फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि ये इनकी ऑटोनॉमी लेने के लिए नहीं किया जा रहा है, बेसिकली इनके ऑडिट को और इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है, इनके ऑडिट को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए किया जा रहा है. ठीक है ना. और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी सेटअप की जाएगी, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन कमेटी सेटअप की जाएगी, जिसमें कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी हेड करेंगे, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी उसको हेड करेंगे, और सारे इंस्टीट्यूट्स के उसमें मेंबर्स रहेंगे. ठीक है ना. तो ये कमेटी जो रहेगी ये हेल्प करेंगे इंस्टीट्यूट को टू मैनेज जस्ट लाइक IITs एंड IIMs में भी कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ होती हैं, उन्हीं के जैसे ये कोऑर्डिनेशन कमेटी काम करेगी. ठीक है ना. इसमें हेड लेकिन कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का. लेकिन इसका क्रिटिक काफ़ी लोगों ने क्या है, इसके क्रिटिक में उन्होंने कहा कि भैया IIT और IIM को फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से, ICAI और इन सबको फंडिंग गवर्नमेंट नहीं करता है, तो फिर किस तरीके से आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, क्यों आप सेक्रेटरी कॉरपोरेट अफेयर्स को उसका हेड बना रहे हो. तो ये उसकी ऑटोनॉमी लेने के लिए है, तो नहीं है तो किस लिए. ठीक है ना. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ में है IAA, मतलब कि IIA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग. तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये भी सजेशन दिया है कि एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग को बनाया जाए, जो कि IITs और IIMs की लाइन में रहेगा. इससे होगा क्या कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उसकी जो मोनोपोली है थोड़ा वो खत्म होगी. IIA जो है वो 5 ईयर फुल टाइम ब्रॉड डिग्री बेस्ड कोर्स स्टार्ट करेगा अकाउंटिंग में, और उससे जो लोग निकल के आएंगे, उसके जो ग्रेजुएट्स निकल के आएंगे, वो भी ये काम फिर कर सकेंगे. और ICAI अभी तक स्टैट्यूटरी मोनोपोली है उसकी पूरे सर्टिफिकेशन के ऊपर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल. इसकी जगह आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग इस तरीके से आप लेकर के आओ. तो ये काफ़ी अच्छे सजेशंस हैं, और कुछ क्रिटिक्स भी हैं, जैसे ऑटोनॉमी का हो गया, उसकी डिसिप्लिनरी कमेटी का हो गया, सारे कुछ वो भी हैं. इंडियाज़ फूड रिस्पॉन्स एज वसुधैव कुटुंबकम, ये तो इजी आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें. इंडिया ने जो फूड में काफ़ी तरक्की की है, प्लस मदद की है हमारे नेबर्स की, जैसे कि अफ़गानिस्तान की हमने मदद की, 50,000 मीट्रिक टन का फूड असिस्टेंस हमने वीट के रूप में उनको प्रोवाइड किया अफगानिस्तान को, है ना. तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है. इसके अलावा हमारे इंडिया में ऑलरेडी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो कि SDG जो हमारा है, यानी कि हंगर को ख़त्म करने के लिए काफ़ी लॉन्ग वे में जाएगा. इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी स्टार्ट कर दी थी कोविड के टाइम पे, जिसमें हम 5 किलो एक्स्ट्रा राशन उनको प्रोवाइड कर रहे थे, 5 kg एक्स्ट्रा राशन, 1 किलोग्राम चना भी हम उनको दे रहे थे. ये सारी चीज़ें, दीज आर सम ऑफ द गुड थिंग्स दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग, है ना. और नोबेल पीस प्राइज़ 2020 में याद रखिएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है. और इंडिया जो है वो रोल मॉडल के रूप में काम कर सकता है कई डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए. इंडिया का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो एक अपने आप में सक्सेस स्टोरी है, जिसको कंट्रीज़ फॉलो कर सकती हैं. सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. दैट इज इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.